नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने क्लास 10th के इस क्वेश्चन पेपर के जिसका कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली दो वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और पार्ट 2 में हमने में हमने इसके सेक्शन बी और सेक्शन सी को कवर किया है। तो आज की वीडियो में हम इसके सेक्शन डी को कवर करेंगे जिसमें कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने हैं और किस तरह हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे उन 5 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो पहले हम 32, 33, 34 और 35 ये 4 क्वेश्चन देखेंगे जो कि 5 मार्क्स के हैं। और इस सेक्शन में, यानी ये सेक्शन डी है आपका, तो इस सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं हम सीधे सेक्शन पर। तो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन डी पर हम आ जाते हैं। ये हमारा सेक्शन डी है। ये क्वेश्चन और हमारा जो है, जो ये 31 का बी पार्ट था, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन का 31 क्वेश्चन तक हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, बट इसका बी पार्ट हमारा ये रह गया था। इसको भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम सीधे सेक्शन डी पर आते हैं। तो समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ये आपका सिमिलरिटी वाला जो ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है, चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट AO अपॉन BO, इसका और इसका रेशियो गिवन है, दैट इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ऐसा हमें गिवन है। और हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ट्रेपेजियम है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। यानी ट्रेपेजियम के लिए हमें इन दोनों को, यानी इस वाली साइड को और इसको पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रेशियो हमें गिवन है उसको हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो दैट इज AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन OD। तो AO अपॉन BO किया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें एक चेंज करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ लेके जाते हैं। तो हम इसी रेशियो को हम दोबारा से लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास आ गया AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये रेशियो हमारे पास आ गया। तो अब ज़रा ध्यान से हम इन दो ट्रायंगल्स को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ हमको क्लियर हो जाएगी। इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स को हम देखते हैं, तो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन था, इसी को हमने ऐसे लिख लिया। ये हमने सेकंड और थर्ड की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया और हमें मालूम है कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल COD। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल, अब देखिए हमने साइड ली है AO और दूसरी साइड है CO, तो यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल जाएगा। तो यानी अब आप जब ट्रायंगल लिखेंगे तो AOB, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ऐसा लिखा जाएगा। ये हुआ SAS क्राइटेरियन सिमिलरिटी का। दो साइड्स प्रोपोर्शन में होगी और एक एंगल उनके बीच का इक्वल हो गया। तो जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होगा तो आपका ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, इसको अगर मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, तो ये 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि एंगल इक्वल हो जाएंगे।
बट ये हमें दिख रहा है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। देखिए ये एक जेड फॉर्मेशन हो रही है, बट these are alternate interior angles between किस किस के बीच में है, ए बी और सी डी के बीच में। ए बी सी डी के बीच में अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो फिर ये पैरेलल हो गई साइड्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और जैसे ही ए बी सी डी पैरेलल होंगे तो ये हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ए बी सी डी आपका ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर हमने इसका और वाला पार्ट, ये चूँकि और में था 31 का हमने ये पार्ट अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जो पार्ट 2 हमने कल इसमें डिस्कस किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेक्शन डी है और सेक्शन डी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 32 से हमारे पास सेक्शन डी शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पर ये है हमारा 32, ये चॉइस में है, तो दोनों ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड है और लॉन्गर साइड 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे कुछ बात करूंगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा बहुत कम होता है, रेयरली ऐसा होता है कि क्या कह रहा है। डायगोनल नॉर्मली क्या होती है, डायगोनल किसी भी, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक अगर मैं रेक्टेंगल ले लूँ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये हमारे पास मान लीजिए रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये इसका डायगोनल है। डायगोनल दोनों ही इक्वल होते हैं, तो ये इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, कोई सा भी डायगोनल ले सकते हैं। मान लीजिए ये डायगोनल है और ये साइड एक्स है और ये शॉर्टर साइड है वाई। तो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी डी जो है डायगोनल, वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है, ठीक है, मोर देन द शॉर्टर साइड। एंड द लॉन्गर साइड, यानी एक्स जो है लॉन्गर साइड, वो 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ये जो साइड है डायगोनल, डायगोनल तो लॉन्गेस्ट होती है किसी भी ट्रायंगल में, इससे बड़ी कोई साइड हो नहीं सकती लॉन्गेस्ट। बट यहाँ दिखने में आ रहा है कि ये तो 60 प्लस वाई है, ये 80 प्लस वाई है, तो लॉन्गर साइड, ये वाली साइड बड़ी हो गई है। तो ये क्वेश्चन बाद में इसमें सीबीएसई ने लिखा भी था, इसमें जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये नहीं हो पाया होगा, क्योंकि हो नहीं पाएगा सॉल्व। बाद में इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक एक्सेप्ट की गई और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को बोनस मार्क्स, इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स हर स्टूडेंट को दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डायगोनल जो है वो लॉन्गर साइड से छोटा हो जाए। डायगोनल ये जो, यानी हाइपोटेन्यूज है इस राइट ट्रायंगल में, डायगोनल मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी बिगर देन दीज टू, कैन नॉट बी स्मॉलर देन दीज टू साइड्स। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी राइट ट्रायंगल में। तो ये, जबकि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये कम दिख रही है हमको, जो कि 60 प्लस वाई दिख रही है, और ये वाली साइड ज़्यादा दिख रही है जो कि 80 प्लस वाई है, 80 प्लस समथिंग। तो ये ज़्यादा हो जा रही है, ये कम हो जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होता है। तो ये बाद में इसमें सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन था कि ये क्वेश्चन जो है हमारा रॉन्ग है। इसमें हमें सारे बच्चों को इस बोर्ड के पेपर में इसमें बोनस मार्क्स दिए गए हैं, तो ये हम स्किप कर रहे हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि इसका बी पार्ट है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। तो फादर की एज x मान ली, सन की एज y मान ली, और दोनों का जो सम है वो 45 है, ये हमें पता है। 5 years ago, 5 साल पहले, तो फादर की एज रही होगी क्या, x-5,
सन की एज रही होगी y-5। तो 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज, यानी इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है x-5 और y-5 इज इक्वल टू 124। 5 years ago इनकी एजेस का सम 124 है। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ से हम y या x की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो हमारा y जो है इस जगह से 45 माइनस x हो जाएगा, जो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू वाई, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5x -5y प्लस 25 इज इक्वल टू 124। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू डाल देते हैं, तो x इंटू y है 45 माइनस x -5x -5 इंटू ये है 45 माइनस x प्लस 25 इज इक्वल टू 124। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो ये हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 225 और प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 124। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 45x है यहाँ पे, ये 45 में से 5 गया तो 40 बचा, बल्कि ये आप काट दीजिए दोनों तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है -225 और ये है +20, तो माइनस का 200 बच गया इज इक्वल टू 124। अब ये सब कुछ इधर ले जाते हैं ताकि साइन बदल जाएंगे हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर गया उधर, -45x भी उधर गया, प्लस का 200 गया और प्लस 124 वहाँ पहले से है इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाने वाली है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब 324 के हमें चाहिए फैक्टर, तो यहाँ पे हम 324 को फैक्टराइज करेंगे और फिर देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस। 324 फैक्टर्स देखिए क्या है, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 3 27 जा 3 9 जा एंड 3 3 जा। हमें चाहिए 45, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 और 54 से नहीं, ये नहीं बनेगा। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 2 जा 12, ये भी नहीं बनेगा। हमें 45 चाहिए, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9 36 और 9, ये बन जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, आपको चेक करने होते हैं किस तरह से होंगे। तो 36x माइनस का ये हो गया, माइनस का 9x हो गया, प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 36 बचेगा, -9 कॉमन लिया, यहाँ भी x माइनस 36 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज हो गई, एक 36 और x इज इक्वल टू 9। अब हम देखेंगे हमने कैसे शुरू किया था क्वेश्चन। हमने फादर की एज को x माना था, सन की एज को y माना था और दोनों की एजेस का सम था 45। तो फादर की एज x है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि फादर की एज ये नहीं हो सकती, तो नॉट पॉसिबल लिखेंगे, 9 एज हो नहीं सकती है, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो फादर की एज जो है वो 36 ईयर्स है और सन की एज जो है वो 45 माइनस 36 यानी 9 ईयर्स है। ऐसा हमारा इसमें सॉल्यूशन फाइनली आ गया। तो हमें पूछा ही यही था कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस 36 एंड, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया फादर 36 ईयर्स एंड सन जो है 9 ईयर्स, और दोनों के एजेस का सम जो है वो 45 है। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस 5 मार्क क्वेश्चन
जो इसका सेकेंड पार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास 33rd क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो ये हमारा 33rd क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसके ऊपर हमारे पास सिलेंडर है। तो ये हमारे पास सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर, ऐसा हमें कह रहा है। तो ये हमारे पास सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर, कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14। तो डायमीटर हेमिस्फेरिकल बाउल का पूरा डायमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही जो है 14 है। तो 14 जो है वो पूरा डायमीटर है। तो यानी R जो है वो हमारे पास 7 है, ये यहाँ से हमें पता चल गया। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। तो इस वेसल की पूरे की जो हाइट है, यानी यहाँ से लेकर नीचे से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, जिसमें ये वाला हिस्सा आप जो देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये रेडियस है, ये 7 होगा। तो जो सिलेंडर की हाइट होगी आपकी ये वाली, दिस हाइट विल बी 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ले लेनी है, रेडियस यही रहेगा इसका भी। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कॉम्बिनेशन आते हैं सॉलिड्स के, इनर सरफेस एरिया तो दोनों के CSA से मिलकर बनता है। तो ये होगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो दोनों के ही CSA को मिला करके हमें एरिया देना पड़ता है, जो भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन होता है कॉम्बिनेशन में। तो हेमिस्फेयर का जो CSA है वो 2πr² है और सिलेंडर का जो CSA है वो 2πrh है। बस अब केवल वैल्यूज डाल के आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो मैंने आपको तरीका बताया, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 2πr कॉमन लेते हैं, 2 ले लिया, पाई ले लिया, r ले लिया तो r बचा, प्लस 2πr कॉमन ले लिया तो h बचा। अब हम वैल्यूज डालेंगे। 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r, r है हमारे पास 7, ब्रैकेट r है 7, h है 6। ये हमने अभी यहाँ पे कर लिया है। r हमारे पास ये r 7 है और h जो है सिलेंडर की हाइट है जो कि 6 है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास 7 तो कट गया यहाँ से, तो ये बचा 44 मल्टीप्लाइड बाई 13, 7 + 6 13। तो आपका आंसर हो गया 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 एंड 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। एक पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, इनर सरफेस एरिया। ऑल्सो फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमें दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो इसके लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो हम जो है अब इसका वॉल्यूम भी यहीं पर निकाल देते हैं। सो लेट अस फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 14 था। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये दोनों के ही वॉल्यूम को आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज डालेंगे तो ये हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³ एंड प्लस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो πr²h। फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जब करेंगे, सो व्हाट वी डू, वी टेक πr² कॉमन, दोनों में से πr² हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा 2/3, पाई हमने कॉमन ले लिया, r² ले लिया तो एक r बचा हुआ है, प्लस ये हम कॉमन ले चुके हैं तो प्लस h हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम वैल्यूज डाल देंगे इसके बाद। तो 22/7 इंटू r दैट इज 7, r तो 7 ही है, ब्रैकेट 2/3 इंटू r 7 है प्लस h 6 है। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो ये आपने लगभग सॉल्व कर लिया है। सो लेट मी कंप्लीट दिस। तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा होगा 7 कैंसिल हो गया है और ये 22 7 जा 154 यहाँ बचा है
मल्टीप्लाइड बाई ये अंदर से क्या आएगा वो देख लेते हैं। ये है आपका 7 2 जा 14, 14 तो ये है, और 6 3 जा 18, 18 ये है, और 18 प्लस 14 32 अपॉन 3 ये है। तो ये अब आपका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से आप इसको कर लेंगे। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 154 है और 32 से मल्टीप्लाई होना है और फिर 3 से डिवाइड होना है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 16, 3 1 जा 3 and 1 4. So 8 2 9 4. So this is your 4928 divided by 3. आप चाहें तो इसे डेसिमल में कर लें। 3 1 जा 3, 1 19, 3 6 जा 18, 1 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 6 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। वॉल्यूम भी निकालना था, सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो देखिए 34। ये हमारा 34th क्वेश्चन है। द टेबल given below shows daily expenditure on food for 25 households locality. मीन फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड मोड 3+2, मतलब 3 मार्क्स मीन के लिए हैं और 2 मार्क्स मोड के लिए हैं। तो 2 हिस्सों में ये क्वेश्चन आपका होना है। तो सबसे पहले आपके पास CI है, तो हम एक ही जगह लिखते हैं सारा डेटा और दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो CI है आपका क्या वो देख लेते हैं। सबसे पहले है 100 से 150, 100 to 150, then 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350। ये आपका क्लास इंटरवल्स हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। इस तरह से हमारी टेबल बन जाती है। तो ये टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम अब इसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हैं या आप एज्यूम मीन का यूज़ करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर करता है। आप कौन से मेथड को कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो आप डिसाइड करेंगे। बट मेरा सजेशन है कि आप शॉर्टकट मेथड करेंगे तो बहुत कम कैलकुलेशन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की ही डिस्कशन करते हैं। तो CI के बाद हमें XI लिखना है। तो XI क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, डिवाइड बाई 2 होता है। तो 100 और प्लस 150 250 हो गया। तो 250 मतलब 125 आपको ये नंबर मिलने वाला है। और इन दोनों के बीच में जो H यानी जो गैप है क्लास साइज है वो 50 का है, तो अगला 175 होगा, फिर 225 होगा, फिर 275 होगा और फिर 325 होगा। तो ये आपको इस तरह से चीज़ें सीखनी भी हैं कैसे करना है। इसके बाद हम कर लेते हैं नोट फ्रीक्वेंसी FI है हमारे पास 4 5 12 2 and 2। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले ए एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम्ड मीन हम नॉर्मली कोई एक बीच की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि इस केस में हम ये वाली वैल्यू को एज्यूम्ड मीन में ले लेते हैं, दैट इज 225। अगर आप ध्यान से मेरे साथ इसको करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा ये मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपकी नहीं के बराबर होती है। दूसरी चीज़ H क्लास साइज आपका 50 है, ये आपको इसमें दिख रहा है क्योंकि ये सब में 50 का ही गैप है। यहाँ भी आप देखें तो 50 का गैप। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक UI लिखना होता है जो कि होता है XI माइनस A अपॉन H। तो यही कॉलम हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है आपके लिए ये यहाँ पे है, जो इसको आसान कर देगा इस आपके पूरे सॉल्यूशन को। तो हम इसको यहाँ पे एक कॉलम ये एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम हमारा बनेगा यहाँ पे और लास्ट कॉलम में हम FI UI करेंगे। इस तरह से ही आपकी पूरी एक टेबल आपको अगर बनानी आती है तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को
बहुत अच्छे तरीके से और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखो एफ आई, अब यू आई निकालना है, एक्स आई माइनस ई। एक्स आई है आपका 125, तो एक समझ लीजिए 125 माइनस 225 डिवाइडेड बाई 50 करना है आपने। तो ये देखिए कितना बचेगा, 125 से 225 में माइनस का 100 बच रहा है और डिवाइड बाई 50 है यानी माइनस का 2। तो दिस वैल्यू इज -2। तो फिर आप बाकी ऐसे ही लिख सकते हैं 0 1 2। ये आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न होता है यहाँ पे, तो बहुत आसानी से आप इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपका जो कॉलम आना है वो आना है एफ आई एंड यू आई। यू आई को और एफ आई को मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, माइनस का 5, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। अब आपको इसके बाद जो है यहाँ पे एक तो एफ आई का सम करना है, ये देखना है कि सिग्मा एफ आई है कितना, ये आपको बोला भी है 25 है, तो 25 होगा, 5 4 9 है, 12 9 21 23 25, तो ये आपका 25 है एफ आई। यहाँ पे आपको निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई, इसको भी सम करना है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। इन दोनों को मिलाइए, -13 है, 85, और इन दोनों को मिलाइए, प्लस का 6 है, तो -13 प्लस का 6 यानी माइनस का 7, तो माइनस का 7 आपका ये बच गया। अब आप मीन निकाल देंगे, तो अब आप मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। ये फॉर्मूला अब आपने यूज करना है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। नाउ पुट दी वैल्यूज, 225 ये था, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई आप निकाल चुके हैं, -7 है, अपॉन ये है 25 और ये है यहाँ पे 50 एच। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 25 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो आपका आंसर हो गया 225 माइनस 14। तो ये अब आप यहाँ से कर लीजिए, तो 1 and 1 and 1, 211 जो है, 211 आपका मीन आ गया इस क्वेश्चन में। इस तरह से आप मीन निकाल लेंगे। इसके बाद हमें मोड निकालना है, तो मोड के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मोड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसी फिगर्स को देख के अलग से कुछ करना नहीं है, इसी में देख करके हम मोड निकालते हैं। तो मोड ऑफ द डेटा, तो मोड के लिए आपको मॉडल क्लास ढूंढना होता है। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा देख लेते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये है, तो यही क्लास आपका मॉडल क्लास है, ठीक है। तो यही आपने यूज करना है। तो मॉडल क्लास में ये यहाँ पे आपका ये आपको मिल रहा है। तो अब मॉडल क्लास, अब जब मोड आप लिखते हैं तो मोड का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लें, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आपने इंटू H, ये आपने करना होता है। F1 जो है वो आपका यही वाला क्लास है और F0 इससे प्रीवियस क्लास होता है, यानी ये वाला F0 है और ये F2 है, ये F1 है, F1 F0 एंड F2, बस ये सारी वैल्यू L मॉडल क्लास है ही। तो ये आपका 200 प्लस F1 कितना है 12 है, माइनस F0 कितना है इससे पहला वाला यानी 5 अपॉन 2F1 यानी 12 2 24 ये है, माइनस F0 5 है और माइनस F2 यानी इसके आगे वाला वो 2 है। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इंटू H है यानी 50। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 200 प्लस ये 7 बचा, यहाँ पर आपका देखिए 24 माइनस 5 19, 19 माइनस 2 17, तो 17 ये है और इंटू 50 ये है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 200 प्लस 7 5 जा 35, 350 अपॉन 17, तो 200 प्लस कुछ डेसिमल में निकाल लेते हैं, 7 2 जा 34 है, 1 0 आ जाएगा, 100 7 5 जा 7 6 जा, तो 5 के करीब करीब जा रहा है, 85 150, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 6 कर लेते हैं, 20.6 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो 220.6 जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू है हमारे मोड की। तो ये हमारा इस तरह से मोड हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 किस तरह से कंप्लीट किया हमने, वो हमने देख लिया। तो इसमें मीन का कॉन्सेप्ट भी आ गया और मोड का भी आपके सामने आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 35 क्वेश्चन में अब हम पहुंच गए हैं, जो कि इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन होता है। सो लेट अस कम टू दिस 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है यहाँ पे नॉर्मली। तो ये हमारा अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of tower is 60. अब ये क्वेश्चन को पहले फिगर बनाना है, क्योंकि आप जब भी आप टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल, एक टावर बना दीजिए। ये टावर है यहाँ पे, ठीक है। अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन बैंक ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड। अब ये इस रिवर के इस किनारे पे है और दूसरी जगह कहीं आप दूसरी साइड से आप इसको देख रहे हैं। इस सी का एलिवेशन, तो यहाँ पे हम इस लाइन को इस तरह से कर लेते हैं, जो कि अदर बैंक। अब यहाँ से कोई पॉइंट से जो कि अदर बैंक पे है, इस सी के फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, यहाँ से इसका एलिवेशन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका एलिवेशन देख लेते हैं कितना है। ये एलिवेशन हमें दिया हुआ है, दिस एलिवेशन इज गिवन 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एलिवेशन है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of tower, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे यहाँ पहुँच गए। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये PQ आपका टावर है, ठीक है। तो यहाँ B पॉइंट से जो एलिवेशन है वो इसका 30 डिग्री है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो 30 डिग्री है, तो इसको एलिवेशन को फिर से दिखा देते हैं। तो ये एलिवेशन हमारा B पॉइंट से ये हो गया, जो कि हमारा 30 डिग्री का है। ये एलिवेशन यहाँ पे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये H हमको बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ ज़्यादा इसमें काम है नहीं। तो ये हम x मान लेते हैं, पूरा डिस्टेंस जो है वो x+20 हमारे पास हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमको दो ट्रायंगल यूज करने हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है पहले ये वाला, लेट अस टेक दिस ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल PAQ में आप लगाइए 1060। 1060 इज इक्वल टू H/x। दिस इम्प्लाइज 1060 होता है √3 H/x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू H/√3। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अब हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे। इन ट्रायंगल अब हम PBQ यूज करेंगे, PBQ। इसमें हम 1030 लगा देंगे। 1030 इज इक्वल टू H/x+20। 1030 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू H/x+20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये इधर जाएगा तो x+20 हो जाएगा और इधर हमारे पास H√3 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास है, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू। तो यहाँ इसको पुट कर देते हैं। तो H/√3+20 इज इक्वल टू H√3। तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो 20 इज इक्वल टू H√3 माइनस H/√3। ये अब आप एलसीएम ले लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये सिंपल काम हो गया। सो लेट अस फर्दर सॉल्व इट। तो ये हो गया 3H। 20 इज इक्वल टू 3H माइनस H/√3। तो √3 इधर आ जाएगा। 20√3 इज इक्वल टू 2H और 2 से डिवाइड करेंगे तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3। और √3 की वैल्यू आपके पास है इस क्वेश्चन में, यहाँ दे दिया है आपको। H is equal to 10 multiplied by 1.73, that is 17.3 मीटर। ये अब आपकी हाइट ऑफ द टावर आ गई है इस क्वेश्चन में। तो √3 की वैल्यू यहाँ पर इस वाले में नहीं दी थी, लेकिन हम यूज कर लेंगे इसको यहाँ पर भी, ठीक है। अदरवाइज आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर √3 की वैल्यू नहीं है तो ये छोड़ेंगे, अदरवाइज इसे कर देंगे। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने पहला वाला करना है तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया।
अगर आप फर्स्ट नहीं करना चाहते हैं तो आइए ज़रा सेकंड देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड वाला भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो ये आपको समझना है किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम ज़रा इसका सेकंड पार्ट से दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं। लेट अस सी दिस वन। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर। एक एरोप्लेन है जो 4000 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है। तो पहले फिगर ही बनाना है। अब हम बी पार्ट देख रहे हैं। इसका बी पार्ट देख रहे हैं। तो 4000 मीटर की हाइट पे एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है। ये मान लीजिए यहां पर, ये 4000 मीटर की हाइट पे ये मान लेते हैं पी क्यू है। यहां पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है जो कि 4000 मीटर की हाइट है। तो एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another एरोप्लेन। जब ये 4000 मीटर की हाइट है तो ठीक एक और एरोप्लेन है जिसके ऊपर ये उड़ रहा है यहाँ पे। तो अब ये दो जगह देख लीजिए, एक यहाँ पे एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये लिखा है कि at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground is 60 and 45। उस समय पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राउंड में, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से दोनों के जो एलिवेशन है वो हमें दिए हुए हैं। एट एन इंस्टेंट एलिवेशन ऑफ बोथ दी प्लेन्स। जो पहले है वो 60 है और दूसरे वाले का 45 एंगल है, ये हमें गिवन है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसमें वो आपसे पूछी है, यानी ये वाली हाइट h, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इसे मैं y मान लेता हूँ, इस हिस्से को इसे x मान लेता हूँ और ये पॉइंट मेरे लिए a हो गया। तो वर्टिकल डिस्टेंस आपसे पूछी है बिटवीन दी एरोप्लेन्स। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार आप इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, नीचे जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें जिसमें एंगल 45 है, तो 1045 किस ट्रायंगल में ये लिखना है आपने यहाँ पे, इन ट्रायंगल APR 1045 इज इक्वल टू y अपॉन x। तो 1045 तो 1 ही होता है, तो 1 इज इक्वल टू y अपॉन x। दिस गिव्स यू y इज इक्वल टू x। फिर हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल APQ। APQ जब यूज करेंगे तो पूरी हाइट हमारे पास h प्लस y हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि अब पूरी हाइट लेनी है। तो 1060 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1060 लगेगा, h प्लस y अपॉन x। फर्दर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1060 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू h प्लस y, मतलब x ही है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अपॉन x। तो इसको मल्टीप्लाई करें, x √3 इज इक्वल टू, अभी देखेंगे ये पूरी हाइट हमारे पास h प्लस y ओके 4000 है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, लेट मी राइट इट। यहाँ पे चलिए इसको हम यहाँ पे कर लेते, फिर वैल्यू डाल देंगे। ओके, तो x √3 इज इक्वल टू हो गया h प्लस x। हमें तो h ही निकालना है, तो h इज इक्वल टू है हमारे पास x √3 माइनस x, यानी x इंटू √3 माइनस 1। अब ये x देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अब मैं वापस आपको फिगर पे ले चलता हूँ। ये 4000 है पूरा, ये पूरा 4000 है, कौन सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि हमारे पास h प्लस y जो है वो 4000 है, 4000। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू है 4000 माइनस h, और y तो x ही है, तो x की वैल्यू भी 4000 माइनस h है। ये हम यहाँ डाल देते हैं इस जगह पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपकी ये पूरी जो हाइट है वो 4000 है। सो लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ x। h इज इक्वल टू, ये है 4000 माइनस h मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस 1। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 4000 से मल्टीप्लाई करें पहले, तो 4000 √3 माइनस 4000 माइनस h √3 एंड माइनस प्लस h। ये हमारे पास यहाँ से इतना आ गया।
ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। तो अब हम यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है, ये वाला h और ये वाला h हमारा कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो 4000 √3 माइनस 4000 इज इक्वल टू h √3। 4000 आपने कॉमन ले लेना है और ये है √3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई है √3 इज इक्वल टू h। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। √3 की वैल्यू भी डालनी है हमको 1.73, लेकिन हम उससे पहले इसमें √3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है 4000 और √3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस √3 ये हो गया अपॉन आपका 3 हो गया इज इक्वल टू h। अब आप वैल्यू डाल दें। 4000 3 माइनस √3 है 1.73, वैल्यू दी है आपको, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू h। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4000 मल्टीप्लाइड बाई, तो 3 में से आप 1.73 को निकालिए, 1.73 माइनस करना है, तो ये आपका 10 से 3 हो गया 7, 9 से 7 हो गया 2 और 2 से आपका 1 हो गया 1.27। तो 1.27 डिवाइडेड बाई 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और 5 ये है और 3 जीरोज हैं 1 2 3, 2 प्लेस डेसिमल है तो ये खत्म। तो डिवाइडेड बाई 3, तो ये आता है आपका 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, 2 28, 3 9 जा 27 एंड 1 0 3 3 जा 9.33 ऐसे कुछ आएगा। ये इतना मीटर जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी दोनों प्लेन्स के बीच में। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो ये भी हमारा 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इनमें दिक्कत होनी नहीं है, जल्दी से हम इनको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास केस बेस्ड में। 36 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड होते हैं, तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 36 ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि Ahana being a plant lover decided to convert her balcony into a beautiful garden full of plants. She bought few plants with pots for her balcony. She placed pots in such a way that the number of pots in first row, यानी आपका फर्स्ट रो में 2 है, देख रहे हैं आप, सेकेंड रो में 5 है यानी A1 हो गया, तो सेकेंड रो में 5 है, A2 5 हो गया, थर्ड रो में 8 है यानी A3 आपका 8 है। बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये एपी का क्वेश्चन होगा लग रहा है। तो ये देखिए, तो एपी क्या बन रही है आपकी, एपी देख लेते हैं। तो एपी बन गई हमारी 2 5 8 एंड सो ऑन। तो ए हो गया हमारा 2 और डी हो गया हमारा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो हमें पूछा है कि और 10th रो में कितने प्लांट पॉट्स प्लेस होंगे। तो A10 हमें निकालना है। A10 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे आप। मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, फिर आप A10 लिखिए। A10 इज इक्वल टू A प्लस 10-1 यानी 9D, वैल्यूज डाल देते हैं। A10 इज इक्वल टू A है हमारे पास 2, 9 इंटू 3, तो 2 प्लस 9 3 जा 27 दैट इज 29। तो ये आपका आंसर हो गया 29, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस इन 5th रो एंड सेकंड रो। A5 माइनस A2 ये आपसे पूछा है, डिफरेंस ऐसे निकलता है। A5 का मतलब A प्लस 4D माइनस A2 का मतलब A प्लस D यानी अब माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका बीच में माइनस साइन है। तो यानी ये हो गया A तो आपका कैंसिल हो गया, बचा आपका 3D यानी 3 इंटू 3D3 है तो 9। सेकेंड पार्ट का आंसर आपका 9 हो गया। तो ये डिफरेंस पूछा था 5th रो और सेकेंड रो के पॉट्स का। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, अगले पार्ट में क्या पूछा है।
नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं जो कि 2 मार्क्स का है। आहना wants to place 100 pots in total, then find the total number of rows formed in the arrangement. SN ये अब आपका टोटल 100 पॉट्स लगाना चाहती है, तो SN आपको दिया हुआ है जो कि 100 है। SN का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 100 है। तो अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें और इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट अस पुट दी वैल्यूज। n/2 n हमें पता नहीं है, 2a ये हमें पता है 2 है, फर्स्ट रो में 2 थे, प्लस n-1 डी हमें मालूम है जो कि 3 है, इज इक्वल टू 100। 2 को यहाँ ले जाएंगे तो 200 हो जाएगा, तो n ब्रैकेट 4 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 200। 200 कहाँ से आया? 2 यहाँ चला गया, तो ये बचा n ब्रैकेट 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 200। तो ये एक इक्वेशन बन रही है, देखिए 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इज इक्वल टू 0। 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें आपके पास आ रहा है 600, तो 600 को आपने इस तरह से फैक्टराइज करना है कि आपको 1 मिले। तो 600 के फैक्टर्स आप देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं जिससे आपको 1 मिल जाए। तो 2 ये 300, 150, 75, 325 एंड 5 5 जा 25। तो ये अब आपके फैक्टर्स हैं, इसी को हमें देखना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 ये है, 5 5 जा 25 ये है, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। तो ये दिख रहा है हमको 3 2 जा 6 2 जा 12 24 और 25। तो 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्लास 9th में चूँकि आ जाता है फैक्टराइजेशन में, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो n हमने कॉमन लिया तो बचा हमारे पास 3n प्लस 25 माइनस यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 8 कॉमन लेंगे तो 8 3 जा 24, तो 3n माइनस 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये आपका प्लस का बचेगा इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आ गए n माइनस 8 एंड 3n माइनस 25 इक्वल टू 0। जब आप n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इन दोनों से, इससे तो n 8 मिलेगा और इससे अगर n निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा क्या? माइनस का 25/3। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज हैं तो ऐसे नहीं हो सकते नेगेटिव या फ्रैक्शन में, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो आपका आंसर हो गया n इज इक्वल टू 8 रोज में उसे 100 पॉट्स अरेंज हो जाएंगे। इस पार्ट का आंसर हमारा 8 हो गया, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसका और पार्ट भी देख सकते हैं, और पार्ट में क्या पूछा है वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे और पार्ट में देखिए क्या पूछा है हमसे। ये है हमारे पास इसका और पार्ट में क्या पूछा है कि आहना हैज़ सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज, उसके पास 12 रोज बनाने का स्पेस है। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आर प्लेस्ड बाय हर। तो ये S12 आप निकाल लेंगे, S12 में कितने उसके पॉट्स अरेंज हो जाएंगे। तो 12/2, 2 इंटू ए हमारे 2 है, प्लस n यानी 12 माइनस 1 इंटू डी हमारा 3 है। ये वैल्यू आप सिंपल बता देंगे, 6 4 प्लस 11 3 जा 33, तो यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 37, तो 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 18 और 4 22। तो 222 पॉट्स वो अरेंज कर सकती है अगर 12 रोज उसके पास हैं। तो ये आपका 36 क्वेश्चन हो गया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Inter-school Rangoli competition was organized by one of the reputed school of Odisha. The theme of the Rangoli competition was Diwali celebration, where students were supposed to make mathematical designs. Students from various schools participated and made beautiful Rangoli designs. एक डिज़ाइन इस तरह का आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये तो आपका सिंपल एक पैसेज हो गया। आप क्वेश्चन है आगे, इसके आगे रंगोली इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर मार्क्ड एज ABCD। ये आपका ABCD एक स्क्वायर है, ऐसा आपको बोला है।
At each corner of a square, a quadrant of circle of radius 10 सेंटीमीटर is drawn. हर कॉर्नर पे आपने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है 10 सेंटीमीटर रेडियस का. ये देख रहे हैं आप, ये और ये. ठीक है, इज ड्रॉन इन विच दियाज आर केप्ट, उसमें दिए रखने हैं. ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20, एक 20 डायमीटर का सर्कल बीच में भी हमने बनाया है. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी? सबसे पहले आपको एबीसीडी स्क्वायर का जो है एरिया बताना है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपका सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर बीइंग साइड इतना. तो फर्स्ट पार्ट का जब आंसर करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि साइड इंटू साइड होता है, तो यानी 40 इंटू 40, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, जो कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, एरिया स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया बताना है, तो डायमीटर 20 है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर देंगे. तो डायमीटर है 20, तो रेडियस है 10, तो एरिया हो जाएगा सर्कल का कितना, पाई आर स्क्वायर, जो कि हो गया, पाई की वैल्यू आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो यहाँ पे 22/7 इंटू 10 यानी 100. तो 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1600, दूसरे का हो गया 220/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो सिंपल आपके हो गए. अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे. लेट अस मूव टू दिस थर्ड पार्ट. अ सर्कल एंड 4 क्वाड्रेंट्स आर कट ऑफ. अब अगर हम इनको निकाल दें, मतलब ये और ये कॉर्नर से, और ये सर्कल भी निकाल देंगे, तो रिमेनिंग एबीसीडी का एरिया आपको बताना है. तो तीसरे पार्ट में आप एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स पहले निकाल लीजिए. एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट मतलब एरिया ऑफ 1 सर्कल. 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बन गया, एरिया ऑफ अ सर्कल. तो यानी पाई आर स्क्वायर ये है. इन चारों क्वाड्रेंट से मिला के आपका एक सर्कल बन गया, और रेडियस आपको दिया हुआ वो आप यहाँ से पढ़ेंगे. ये देखिए, क्वाड्रेंट का सर्कल का रेडियस जो है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो 10 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हो गया 22/7 इंटू 10, जो कि फिर से 2200/7 हो गया क्वाड्रेंट्स का एरिया. तो क्वाड्रेंट भी हटा देने हैं और सर्कल भी हटा देना है. 4 क्वाड्रेंट्स भी हटा देना है. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर, रिमेनिंग एबीसीडी क्या बचेगा हम देखते हैं. तो हमें क्या करना है, एबीसीडी का जो एरिया है यानी स्क्वायर का, वो है 1600. उसमें से माइनस करना है हमने इस सर्कल को और इन क्वाड्रेंट्स को. तो -2200/7 ये 2 बार माइनस किया, एक बार सर्कल के लिए और एक बार क्वाड्रेंट्स के लिए. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना आता है. लेट मी राइट इट. 1600 माइनस ये 4400 हो गए आपके अपॉन 7. तो ये थोड़ा डेसिमल में है, तो इसको देख लेते हैं. तो हम इसको ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारे पास 7 6 42, 7 1 7, और 7 और 4 11, 112 0 माइनस 4400 डिवाइडेड बाई 7. तो ये है हमारे पास 11200, और इसमें से हमें 4400 को कम कर लेना है. 0 0, 12 से 4 हमारे पास 8 हो गया, यहाँ पे 0, 10 से 4 6 हो गया. तो आपके पास आंसर हो गया 6800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का आपका एरिया इस तरह से आ गया. फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल रिमूव्ड. इसका क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं. ये देखिए इस जगह पे क्वाड्रेंट्स का एरिया. तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ये आपका यहाँ तक का आंसर आपका इसमें हो जाएगा. तो इसका आंसर आपका ऑलरेडी 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो इस तरह से आपका ये 37 क्वेश्चन जो है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आपका सॉल्व हो गया. एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ही आपका क्वेश्चन बनता है. आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इस क्वेश्चन पेपर का हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया है. अब आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग हैं, तो ये कैसे करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं. तो ये 3 हमारी वीडियोस हैं, पार्ट 1 2 3. उसमें आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं, इंक्लूडिंग जो चॉइस क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन है, वो भी हमने डिस्कस किए हैं. ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ ब्लड पर्सन हैज. क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द प्रेजेंस और absence of
inherited antigenic substances on the surface of red blood cells. Blood types predict whether a serious reaction will occur in a blood transfusion. ये एक पैसेज है आपका. इन अ सैंपल ऑफ 50 पीपल्स. अब यहाँ से क्वेश्चन है आपका जो आपने सॉल्व करना है. 50 पीपल्स का सैंपल है. 21 हैज ओ टाइप. तो टाइप ओ वाले कितने लोग हैं? 21 है. ठीक है. 22 हैड टाइप ए. ए जो ब्लड टाइप है वो 22 का है. एंड टाइप बी. बी जो है वो है हमारे पास कितने? 5 हैड टाइप बी. एंड द रेस्ट हैड ए बी. बाकी का ए बी है. तो ये पहले देख लेते हैं कितना हो गया. ये हो गया 21, 22, ये दोनों मिला के हो गया 43 और 43 प्लस 5 ये हो गया हमारा 48. टोटल कितने थे? 50. तो 2 लोग बचे जिनके पास ए बी ग्रुप है. तो ये आप पहले तो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें. आप इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई. टोटल है आपके पास. टोटल कितने लोग आपने लिए हैं सैंपल में? 50. अब आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस के, वो हम देखते हैं एक एक करके. What is the probability that a person chosen at random had O type? Probability O type. O type का अगर कोई पर्सन है तो उसकी क्या, एक अगर पर्सन आपने चूज किया, O type होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो O type वाले हैं 21, तो 21/50 इज द आंसर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 21/50 हो गया. सीधा सीधा सिंपल. ये फर्स्ट पार्ट. कम टू द सेकेंड वन. What is the probability that a person chosen at random had a AB type? तो सेकेंड पार्ट के लिए AB टाइप. AB टाइप आपका ये है. तो AB टाइप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपका 2/50. 2 ही हैं तो 1/25. तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया आपका 1/25. अब आते हैं तीसरे पार्ट पर. What is the probability that a person chosen at random had neither A नॉर बी. नाइदर टाइप ए नॉर टाइप बी. तो ना तो ए होना है ना बी होना है. तो फिर क्या होना है जरा देखते हैं. अगर ए और बी नहीं है, ए और बी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? या तो ओ होगा या ए बी होगा. तो 21 + 2. तो फेवरेबल आउटकम्स अब आपके 23 हो गए. अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त आपने लिखना है, ये लिखिए. तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे 2 केसेस. ओ टाइप प्रोबेबिलिटी या तो ओ टाइप होगा या फिर प्रोबेबिलिटी ए बी टाइप होगा. तो अगर ये नहीं है तो फिर ये दोनों में से कोई होगा. तो ये है 21/50 और ये है 2/50, यानी 23/50 आपका हो जाएगा. ना तो ए होना है ना ही बी होना है. तो फिर क्या होना है? या तो ओ होना है या फिर ए बी होना है. तो 23/50 इसका आंसर हमारा हो गया. एंड चॉइस वाले पार्ट को भी देख लेते हैं. चॉइस में क्या है हमारे पास? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैज आइदर ए टाइप और बी टाइप और ओ टाइप. यानी प्रोबेबिलिटी ए और बी और ओ सबको ऐड कर देंगे. ए टाइप कितना है देख लेते हैं. ए हमारे पास 20 है, ओ हमारे पास 21 है और बी हमारे पास 5 है. तो यही हमने करना है. ठीक है. तो तीनों का सम कर देना है. तो यानी ए टाइप हमारे पास है 22/50 प्लस बी टाइप हमारे पास 5/50 और ओ टाइप है हमारे पास 21/50. तो ये हो गए 22, 21, 43, 45, 48. 48/50 जिसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. आप 2 24 जा और 25 जा, यानी 24/25 इज द प्रोबेबिलिटी. 24/25. इस तरह से हमारा ये एक पूरा क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड का है वो कंप्लीट सॉल्व हुआ विद प्रॉपर डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा. जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम की क्वेश्चंस करेंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर इनकी हेल्प से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाने वाले हैं. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, जो कि हम एक स्टैंडर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.